औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जावा की जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग अभी तक हम लोगों ने किए हैं आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बिकॉज़ प्रैक्टिस के बगैर जो है आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो नहीं सीख सकते। तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अभी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो सिंपल हैं, आसान हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जब हम लेके चलेंगे और फर्दर आगे एडवांस कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके आपको फिर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और दूसरा ये कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा जिसका नाम है कोड विद फैसल। अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको रेड कलर का एक बटन नज़र आ जाएगा इस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। आप उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम और देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में जो कि हमारा वीक नंबर 2 था उसके अंदर हमने जो लास्ट हमने प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो तो हमने एक क्लास हायरार्की बनाई थी जिसके अंदर हमने एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉय की क्लास। और ये क्लास जो थी ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी क्योंकि इसके अंदर एक मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट सैलरी का। ठीक है। और ये गेट सैलरी का मेथड जो है वो एम्प्लॉय क्लास की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एम्प्लॉय एक बहुत ही जनरल सी क्लास है तो हम इसकी सैलरी चूँकि कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसकी सैलरी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिहाजा हमने इस गेट सैलरी का जो मेथड है हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। जस्ट हमने मेथड डिक्लेयर किया है और जैसे ही हम मेथड डिक्लेयर करते हैं कि कोई सा भी मेथड किसी क्लास का एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको जो है उस क्लास को भी जो है एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये एक इनकम्प्लीट मेथड है, यानी कि इसकी जस्ट डिक्लेरेशन यहाँ पे हुई हुई है क्लास के अंदर और इसको डिफाइन करने की या इसको बॉडी प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस एम्प्लॉय क्लास की जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके पास है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लासेस भी बनाई थी, जैसे ये सैलरीड एम्प्लॉय है। ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे गेट सैलरी का जो मेथड है जो कि एम्प्लॉय क्लास का मेथड है, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और बेसिकली ये जो मेथड है ये पेरेंट क्लास का जो गेट सैलरी मेथड है उसको ओवरराइड कर रहा है। इसी तरीके से कमीशन एम्प्लॉय है, ये दूसरी चाइल्ड क्लास है आपकी एम्प्लॉय क्लास की। ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कमीशन एम्प्लॉय, द नेम ऑफ द क्लास एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। और इसके अंदर मैंने गेट सैलरी का मेथड जो है वो इसके हिसाब से गेट सैलरी का मेथड जो है इस पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से मैंने इस मेथड को डिफाइन किया है। फिर इसके बाद ये आवरली एम्प्लॉय की क्लास है, ये भी एक्सटेंड हो रही है और ये भी जो है एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड कर रही है, उसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गेट सैलरी का मेथड है ये अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करने का इसने कोड लिखा हुआ है अपने पास। फिर इस तरीके से हमारे पास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास थी जो कि एक्चुअल में कमीशन एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये गेट सैलरी का जो मेथड है ये अपने हिसाब से सैलरी कैलकुलेट कर रहा है और आपको सैलरी रिटर्न करके दे रहा है। तो चाइल्ड क्लासेस के अंदर ये गेट सैलरी का मेथड है। ठीक है। और आपकी पे जो पेरेंट क्लास है यानी कि एम्प्लॉय की क्लास है उसके अंदर भी गेट सैलरी का मेथड है। तो एक्चुअली पेरेंट क्लास के गेट सैलरी के मेथड को चाइल्ड क्लासेस ने क्या किया हुआ है, ओवरराइड किया है। ठीक है। इसको कहते हैं, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग हो या मेथड ओवरलोडिंग हो, दोनों केसेस के अंदर इट गिव्स अ क्लास मैकेनिज्म टू परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी आपका जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स में से एक फीचर है। लाइक आपके अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं अगर उसके अंदर 5 फीचर्स मौजूद हो, यानी कि क्लासेस का फीचर हो, ऑब्जेक्ट्स का फीचर हो, इनकैप्सुलेशन का फीचर हो, उसके अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मौजूद हो उस ऑब्जेक्ट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट मौजूद हो। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिकली लफ्जी मतलब जो है, पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स।
यानी कि आपका देखें जैसे यहाँ पे ये जो गेट सैलरी मेथड है, ठीक है, अब ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर, मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसकी यानी कि रिटर्न टाइप डबल है। ये मेथड जो है आपका पब्लिक है, और एम्प्लॉय की क्लास के अंदर तो ये ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट ही है, एब्स्ट्रैक्ट हमने इसको डिक्लेयर किया है। लेकिन जो चाइल्ड क्लासेस हैं तमाम के अंदर जो है इसका सिग्नेचर जो है वो सेम होगा। मीन्स के इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे अगर पेरेंट क्लास में 0 है तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी 0 होंगे। इसकी रिटर्न टाइप अगर डबल है तो इसकी चाइल्ड क्लासेस में भी इसकी रिटर्न टाइप डबल होगी। पेरेंट क्लास में पब्लिक है तो चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी ये जो मेथड होगा ये एज पब्लिक मेथड जो है वो डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसका सिग्नेचर अगर सेम है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसकी जो डेफिनेशन है वो अगर डिफरेंट है, तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। इसके अंदर हम लोग ने जो है, हमारी चूंकि लास्ट वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो इस वजह से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डायनामिक मेथड डिस्पैच का, जिसको हमने अप्लाई करना था इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर, हम अप्लाई नहीं कर सके थे, तो हम उसको जो है अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये टेस्ट डॉट जावा के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने सैलरीड एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट, कमीशन एम्प्लॉय का, आवरली एम्प्लॉय का, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया था। मैं यहाँ से ये जो एस ई डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, जो है इसको मैं कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ इस स्टेटमेंट को। यहाँ से सैलरी कैलकुलेट करने वाला जो गेट सैलरी का जो मेथड है, मैं उसको भी जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे इस स्टेटमेंट को और ये जो टू स्ट्रिंग का मेथड है इसको, सैलरी कैलकुलेट करने वाला, ठीक है, और यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग और इधर भी। ओके जी। इस प्रोग्राम के अंदर डायनामिक मेथड डिस्पैच को हम लोग देखेंगे। उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो पेरेंट क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास, हमें उसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना होगा। हम लोग जो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हम उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अलाउड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की आप कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, और लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की थी तो हमें एरर मिला था। लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो, आपको इजाज़त है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, बल्कि इस लास्ट लेक्चर से पहले वाले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डायनामिक मेथड डिस्पैच देख रहे थे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि यू कैन स्टोर द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ योर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इनटू द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ योर पेरेंट क्लास। यानी कि पेरेंट क्लास, एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, इसके रेफरेंस वेरिएबल के अंदर आप अपनी चाइल्ड क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनके रेफरेंसेस आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीड एम्प्लॉय है, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इसका रेफरेंस जो है वो इस एस ई वेरिएबल में आके कॉपी हो गया है, ठीक है। तो आप अगर ये स्टेटमेंट लिखते हो ना, ई इज इक्वल टू एस ई, तो आप बेसिकली ये कर रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये आपकी सैलरीड एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, इसका जो रेफरेंस एस ई में आके पड़ा है, आप इसके रेफरेंस को कॉपी कर रहे हो इस वेरिएबल ई के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल ई के थ्रू जो एस ई आपका जो ऑब्जेक्ट जो बना, जिसका रेफरेंस एस ई के अंदर पड़ा है सैलरीड एम्प्लॉय क्लास का, आप उसके टू स्ट्रिंग मेथड को भी कॉल कर सकते हो और आप उसके गेट सैलरी मेथड को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जिस तरह ये लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस ई डॉट टू स्ट्रिंग, तो एस ई की बजाय आप ई डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल कर लें, ठीक है। और यहाँ पे टोटल सैलरी, और यहाँ पे जो टोटल सैलरी इज इक्वल टू एस ई डॉट गेट सैलरी है, आप यहाँ पे ई डॉट गेट सैलरी को भी कॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे एस ई डॉट टू स्ट्रिंग लिख दें तब भी ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ई डॉट टू स्ट्रिंग लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि आपका ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका रेफरेंस जो है वो ना सिर्फ एस ई वेरिएबल में कॉपी हुआ है, बल्कि इसका रेफरेंस जो कि एस ई में कॉपी हुआ है उसको आपने वेरिएबल ई के अंदर भी कॉपी कर लिया। तो अब आप जो है वो ई डॉट टू स्ट्रिंग के जरिए से भी इसके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर सकते हैं, जिस तरीके से ये पहले कॉल हो रहा था। तो बाकी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको मैंने कमेंट आउट कर दिया है।
ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको जो टू स्ट्रिंग का मेथड है ये आपको रिटर्न करके देगा एम्प्लॉय का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और उसकी जो सैलरी है उसकी डिटेल, ठीक है, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे ये आपको डिटेल्स ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉय ये प्रिंट होके नजर आ रहा है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 12। उसके बाद ये टू स्ट्रिंग का मेथड जो है ये आपको फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हारिस, लास्ट नेम इज इक्वल टू खान, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 1200.75, ये आपको जो टू स्ट्रिंग का मेथड है ये आपको रिटर्न करके दे रहा है। और इसके बाद ये जो सैलरी है, चूंकि ये जो सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरीड एम्प्लॉय की तो खाली सैलरी होती है, तो इस वजह से इसकी जो भी इसकी आपका जो गेट सैलरी का जो मेथड है वो यहाँ पे चल रहा है लाइन नंबर 14 के ऊपर। ठीक है, गेट सैलरी का मेथड चल रहा है और बेसिकली इसकी सैलरी यही है 1200.75, तो यही सैलरी जो है वो आपको रिटर्न करके भी दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इस वेरिएबल ई जो कि आपके पेरेंट क्लास एम्प्लॉय का वेरिएबल है, इसका रेफरेंस वेरिएबल है ई, इसमें एस ई की बजाय अब इसके अंदर मैं कमीशन एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर स्टोर कर लेता हूं। और अब यहाँ पे हम डिटेल्स ऑफ दी कमीशन एम्प्लॉय ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, और कमीशन एम्प्लॉय का जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसको प्रिंट करेंगे, लेकिन उसके लिए आप सी ई की बजाय ई डॉट टू स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और इसकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सी ई डॉट गेट सैलरी की बजाय ई डॉट गेट सैलरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो 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 रेफरेंस सीई में पड़ा था सीई वेरिएबल के अंदर, यानी कि कमीशन एम्प्लॉय वेरिएबल के अंदर, वही रेफरेंस अब इस वेरिएबल ई के अंदर भी आके कॉपी हो गया। तो आप यहाँ पे पहले सीई डॉट टू स्ट्रिंग लिख रहे थे, अब आप यहाँ पे ई डॉट टू स्ट्रिंग लिख लें। पहले आप यहाँ पे सीई डॉट गेट सैलरी लिख रहे थे, अब आप यहाँ पे ई वेरिएबल जो कि एम्प्लॉय क्लास का वेरिएबल है उसका नाम लिख के और गेट सैलरी का मेथड कॉल करेंगे, तो ये कमीशन एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो आपको रिटर्न करके देगा। मैं अगर इस फाइल को रन करके आपको दिखा दूं तो ये कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ द कमीशन एम्प्लॉय, और कमीशन एम्प्लॉय की डिटेल्स आपके सामने है यहाँ पे। इसका फर्स्ट नेम है जवाद, लास्ट नेम है ताहिर, इसका कमीशन रेट है 0.25, इसका ग्रॉस सेल्स है 45,000, और इसकी टोटल सैलरी बनती है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 45,000, जो कि आपकी गेट सैलरी का जो मेथड है वो रिटर्न करेगा लाइन नंबर 18 के ऊपर। जो गेट सैलरी का मेथड है वो आपको इसकी सैलरी मींस के इसका जो कमीशन रेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स ग्रॉस सेल्स उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करके देगा। तो इस तरीके से चूंकि आपके इस एम्प्लॉय क्लास के इस रेफरेंस वेरिएबल ई के अंदर चूंकि इस टाइम पे कमीशन एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा है, तो इसलिए ये कमीशन एम्प्लॉय क्लास का जो गेट सैलरी मेथड है उसको कॉल करेगा और उसके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय क्लास का जो वेरिएबल है ई, इसके अंदर अब सी ई की बजाय एच ई, यानी कि जो आपका आवरली एम्प्लॉय है उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैं इसके अंदर कॉपी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका बना है इस एम्प्लॉय का जिसका नाम बिलाल जदून है, ठीक है, इसकी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ना सिर्फ एच ई वेरिएबल में पड़ा है, बल्कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने कॉपी कर दिया है वेरिएबल ई के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कर लेते हैं अनकमेंट। ठीक है, इसको भी और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी, डिटेल्स ऑफ आवरली एम्प्लॉय, और यहाँ पे एच ई डॉट टू स्ट्रिंग की बजाय ई डॉट टू स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं, और एच ई डॉट गेट सैलरी की बजाय ई डॉट गेट सैलरी भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको जो आवरली एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी होगी वो आपको रिटर्न करके दे देगा। बिलाल जदून है, आवरली रेट 2,000 रुपये, आवर्स वर्क 85 रुपीज़ पर आवर, सॉरी 85 आवर्स वर्कड इन अ वीक फॉर एग्जांपल। और इसकी जो टोटल सैलरी यानी कि इसका जो गेट सैलरी का जो मेथड है ये कैसे काम कर रहा है ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पे बताना आपको ये था, मकसद ये था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चेंज करने का कि डायनेमिक मेथड डिस्पैच जो है उसकी वर्किंग यहाँ पे आपको दिखानी थी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इन तीन स्टेटमेंट्स को मैं अगेन कमेंट आउट कर देता हूँ, और नेक्स्ट जो तीन स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर चलते हैं, और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय यानी कि बीपीई वेरिएबल के अंदर बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें स्टोर्ड है।
तो यहाँ पर हम BPE वेरिएबल जो है इसके अंदर जो भी रेफरेंस पड़ा है वो हम वेरिएबल ई के अंदर असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब BPE की बजाय ई डॉट टू स्ट्रिंग और ई डॉट गेट सैलरी आप इसको कॉल कर लें, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ये प्रोग्राम काम कर रहा था, ठीक है। आपको ये दिखा रहा है, इसका नाम राशिद है, इसका नाम फर्स्ट नेम इज़ राशिद इमरान, इसका कमीशन रेट है 0.15 15%, इसकी ग्रॉस सेल्स है 2500, इसकी बेसिक सैलरी है 15,000 और इसकी टोटल सैलरी है 18,750 रुपये, यानी कि 15,000 जमा इसका जो कमीशन बनता है, यानी कि 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2500, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ दिस डायनामिक मेथड डिस्पैच इज बीइंग वर्किंग, ठीक है। ये किस तरीके से काम कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक मज़ीद बहुत माइन्यूट सा, छोटा सा, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट एक कीवर्ड है हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसको कहते हैं फाइनल का कीवर्ड। तो हम अभी डिस्कस करते हैं कि फाइनल का कीवर्ड जो है वो किन किन सिचुएशंस में और कहाँ कहाँ पर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली फाइनल का कीवर्ड जो है वो आप 3 जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने क्लास के डेटा मेंबर्स को फाइनल जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर आपने क्लास के डेटा मेंबर्स को अगर फाइनल डिक्लेयर किया हुआ है तो इट मीन्स के दोज डेटा मेंबर्स, द वैल्यूज विच आर स्टोर्ड इन दोज डेटा मेंबर्स कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। यानी कि जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टेंट्स का सी प्लस प्लस के अंदर, और वहाँ पे जब आप कॉन्स्टेंट्स जब डिक्लेयर करते होते तो उसके लिए आप एक कीवर्ड यूज़ करते थे कॉन्स्ट का कीवर्ड, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका जो फाइनल का जो कीवर्ड है ये आपके डेटा मेंबर्स के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई होता है जैसे सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्स्ट का कीवर्ड के। बाय अप्लाइंग फाइनल कीवर्ड ऑन योर डेटा मेंबर्स, आप अपने डेटा मेंबर्स को अगर फाइनल कीवर्ड के साथ अगर डिक्लेयर करते हो तो आपका जो डेटा मेंबर होगा उसके अंदर जो पड़ी हुई जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर चलते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम इस तरह कर लेते हैं कि एक डेटा मेंबर जो है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम एक डेटा मेंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं प्रोटेक्टेड फाइनल इंटीजर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ वैल्यू, और इसको यहीं पर ही मैं इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या वैल्यू डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं 10 वैल्यू डाल लेता हूँ, ठीक है जी। ओके, और यहाँ पे मेरी ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर लेट सपोज यहाँ पे मैं इसके अंदर एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। और उस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो फॉर एग्जांपल वो वॉइड है, ठीक है। और इसका नाम है इस मेथड का चेंज वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि अपना जो मेरा जो ये जो वेरिएबल है ना वैल्यू वेरिएबल, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना वो मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये मुझे एरर शो कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल वैल्यू, यानी कि आप अपने इस वेरिएबल जिसका नाम वैल्यू है आप इसके अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है ना 10 इस वेरिएबल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस वेरिएबल का नाम जो है वो मैं नंबर रख देता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5। दिस इज नॉट अलाउड कि यार आपने एक डेटा मेंबर यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और आपने कहा है कि यार ये डेटा मेंबर इंटीजर है, और ना सिर्फ ये इंटीजर है बल्कि ये डेटा मेंबर जो है आपके पास एक फाइनल डेटा मेंबर है। तो फाइनल डेटा मेंबर की अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू होती है, यहाँ पे अब इसके अंदर 10 वैल्यू पड़ी है, और ये जो आपका मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है चेंज वैल्यू, इसमें आप लिख रहे हो नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5। तो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज ये जब मेंबर फंक्शन जब भी चलेगा, ठीक है, इसका एम्प्लॉय क्लास की कोई चाइल्ड क्लास इसको अगर कॉल कर लेती है फॉर एग्जांपल, तो वो तो इस नंबर वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश, ना सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करने की ना सिर्फ कोशिश कर रही है, बल्कि इसके रिजल्ट को इसी नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये नंबर वेरिएबल जो है आपका वो क्या है, वो एक आपने जो डिक्लेयर किया हुआ है, आपने इसको एज अ फाइनल
फाइनल आपने इसको डेटा मेंबर जो है वो डिक्लेयर किए हुए हैं। तो जो आपके फाइनल डेटा मेंबर्स होते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू एट ऑल, ठीक है। अपने प्रोग्राम के अंदर आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके फाइनल का जो कीवर्ड है, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, वो हमने देख ली कि यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू विच इज़ स्टोर्ड इन द फाइनल डेटा मेंबर। तो मैं यहाँ से इस फाइनल डेटा मेंबर को हटा भी देता हूँ। इसके बाद जो है फाइनल का जो कीवर्ड है, वो फाइनल का कीवर्ड जो है ना, वो आप अपने क्लास के अंदर मौजूद जो मेथड्स होते हैं जिनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, उनके साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि जी मेरी पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेंबर फंक्शन है और मैं नहीं चाहता कि मेरी पेरेंट क्लास के इस मेंबर फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेरी जो चाइल्ड क्लासेस हैं या चाइल्ड क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इस पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को ओवरराइड ना कर सकें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेथड ओवरराइडिंग को मैं प्रिवेंट करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आपकी जो एम्प्लॉय की क्लास है, इस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर ये जो टू स्ट्रिंग का जो मेथड आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉय की क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, मतलब यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय को देख लें, इसके अंदर भी टू स्ट्रिंग मेथड है और आपने इस पेरेंट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर क्या किया हुआ है, ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। इसी तरीके से कमीशन एम्प्लॉय के अंदर चले जाएं तो वहां पर भी ये टू स्ट्रिंग का मेथड आपने जो है वो डिफाइन किया हुआ है, आपने इसको ओवरराइड किया है। सेम इज द केस विद दी आवरली एम्प्लॉय। आवरली एम्प्लॉय के अंदर भी ये टू स्ट्रिंग का मेथड क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ है। इफ यू वांट टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, ऑफ any of your methods which are defined inside your parent class, ठीक है, और आप चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का ये जो मेथड है ना टू स्ट्रिंग, ये मैं ओवरराइड नहीं करना चाहता इन इट्स चाइल्ड क्लासेस, ठीक है, तो फिर आप इसको डिफाइन करेंगे एज फाइनल, ठीक है। यू विल हैव टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज फाइनल मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो अब जब ये आपका मेंबर फंक्शन जब ये फाइनल हो जाएगा, तो ये जो टू स्ट्रिंग का जो मेथड है, ये पे टू स्ट्रिंग का मेथड जो है आपकी चाइल्ड क्लासेस इसको ओवरराइड नहीं कर सकेंगी। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया है, मेरी तमाम की तमाम जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसके अंदर एरर आना शुरू हो गया है। वो एरर यही होगा कि आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड है जो कि आप ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने पेरेंट क्लास के अंदर ये कहा है कि आपका ये जो टू स्ट्रिंग का मेथड है ये फाइनल है। फाइनल मींस कि दिस पर्टिकुलर मेथड जो है, ये इस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मैं सैलरीड एम्प्लॉय में चला जाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट अवे ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है इसके नीचे रेड कलर की एक लाइन आ गई है, ठीक है। मैं अगर इसको माउस का कर्सर अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊं पॉइंटर, तो ये कह रहा है कि टू स्ट्रिंग मेथड इन सैलरीड एम्प्लॉय कैन नॉट ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड इन एम्प्लॉय। ओवररिडन मेथड इज फाइनल। के टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर क्या आपने डिक्लेयर किया हुआ है, उसको आपने डिफाइन किया हुआ है, फाइनल डिफाइन किया हुआ है। सेम इज द केस विद कमीशन एम्प्लॉय। यहां पर भी टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ओवरराइड आप नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद आवरली एम्प्लॉय, कि इसके अंदर भी जो टू स्ट्रिंग का मेथड है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। और उसी तरीके से जो आपका बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, इसके अंदर भी टू स्ट्रिंग मेथड आपने ओवरराइड किया हुआ है, तो ये आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आपके टू स्ट्रिंग मेथड को हमने चूंकि यहाँ पे फाइनल डिफाइन किया है, ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर, लिहाजा आपका जो चाइल्ड क्लासेस होंगी उसके अंदर जो टू स्ट्रिंग के जो मेथड्स होंगे वो ओवरराइड नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका फाइनल जो कीवर्ड है इसका ये दूसरा यूजेज था। पहला यूजेज हमने देखा कि क्लास के अंदर कोई वेरिएबल हो या इवन आपके प्रोग्राम के अंदर भी, ठीक है, कोई और क्लास ना हो, सिर्फ मेन क्लास हो और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हो। जैसे ये आपका टेस्ट डॉट जावा है, ठीक है, और टेस्ट डॉट जावा के अंदर जो है मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करता हूँ, फाइनल इंटीजर, ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ वेरिएबल इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो वेरिएबल है ना, ये आपने डिक्लेयर किया हुआ है। इवन कि आप मेन फंक्शन के अंदर भी आप जो है आपका अपना कोई डेटा मेंबर आपका जो है उसको अगर आप फाइनल डिक्लेयर कर लेते हो तो फिर आप उसकी वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं कर सकोगे। तो ये इसकी पहली यूजेज थी। पहला इसका हमने देखा कि फाइनल डेटा मेंबर्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है, या फाइनल का जो कीवर्ड है उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। और दूसरा हमने यूजेज देखा कि यार उसको अगर हम अपनी किसी क्लास के अंदर मौजूद किसी मेथड को अगर हम फाइनल डिफाइन कर लेते हैं तो फिर वो जो मेथड होगा वो आपके
चाइल्ड क्लासेस जो होंगी वो उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकेंगी। तो ये इसका दूसरा इसका यूजेज था इस फाइनल के कीवर्ड का। और इस फाइनल के कीवर्ड का एक तीसरा यूजेज ये है कि देखें यहाँ पे आपके पास ये क्लास है ना, एम्प्लॉय की क्लास, ठीक है। आपकी सैलरीड एम्प्लॉय जो है, सैलरीड एम्प्लॉय वो भी इसी को एक्सटेंड कर रही है, मींस कि उसकी चाइल्ड क्लास है। कमीशन एम्प्लॉय जो है वो भी एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास है। इसी तरीके से आवरली एम्प्लॉय ये भी एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास है। और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय ये भी आपकी जो बल्कि ये जो है ये कमीशन एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि यार ये मैं ना इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करना चाहता हूं, ठीक है। मैं इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है जी कमीशन एम्प्लॉय, ठीक है। ये एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है, लेकिन यहाँ पे जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है ये कमीशन एम्प्लॉय की क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो मैं कहता हूं कि नहीं जी कमीशन एम्प्लॉय की ना, मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कमीशन एम्प्लॉय की आगे फर्दर चाइल्ड क्लासेस बने या इसको कोई क्लास जो है वो इनहेरिट कर सके। तो मैं अपनी इस क्लास को क्या कर लूंगा, डिफाइन कर लूंगा एज पब्लिक, ठीक है, फाइनल क्लास कमीशन एम्प्लॉय। इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा तो मेरा ये जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है जो कि बेसिकली इस क्लास की कमीशन एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैंने लिखा है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय और मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूं एक ऐसी क्लास से जो कि फाइनल है। कमीशन एम्प्लॉय को मैंने अभी अभी फाइनल डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो ये है कि कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल कमीशन एम्प्लॉय। कि यार ये जो कमीशन एम्प्लॉय की जो क्लास है ना ये आपने डिफाइन की हुई है एज फाइनल, तो फाइनल जो क्लासेस होती हैं उनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, उनकी आप जो है वो चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ से फाइनल का कीवर्ड हटाता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। तो जो एरर यहाँ पे आ रहा था बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर वो एरर जो है वो क्या हो गया, वो एरर जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी यूजेज थी फाइनल कीवर्ड की। तो फाइनल कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं विद योर डेटा मेंबर्स टू प्रिवेंट और टू क्रिएट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अगर आपने कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप अपने डेटा मेंबर्स को फाइनल डिक्लेयर कर लें। इफ यू वांट टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, तो आप अपने मेथड्स को पेरेंट क्लास के मेथड्स को अगर आप ओवरराइड नहीं करना चाहते तो उसको आप जो है वो फाइनल डिफाइन कर लें। एंड इफ यू वांट टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस, अगर आप चाहते हैं कि जी किसी क्लास की चाइल्ड क्लासेस ना बने, ठीक है, तो फिर आप उस क्लास को जो है वो फाइनल डिफाइन करेंगे। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल कीवर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो फाइनल का कीवर्ड था इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं और एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो कि है इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। देखें क्लास जैसे आपके पास एक स्पेसिफिकेशन होती है, उसके अंदर आप लोगों ने मेथड्स लिखे होते हैं, उसमें आपने डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया होता है और बताया जाता है कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इस क्लास के उनमें कौन कौन से मेंबर फंक्शंस होंगे और उसके अंदर कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे। इसी तरीके से इंटरफेस जो है, जैसे क्लास आपके पास एक टाइप है उसी तरीके से इंटरफेस भी आपके पास एक टाइप है। इंटरफेस की ज़रूरत जो है वो कहाँ पे पड़ सकती है आपको। फॉर एग्जांपल देखें इस केस के अंदर मैं अगर आपको दिखा सकूं कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक क्लास है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय इस क्लास का नाम है और ये क्लास जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। और आपकी जो सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय ने इस एम्प्लॉय की क्लास को जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको इसने क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, यानी कि इसको इनहेरिट किया हुआ है। यानी कि एम्प्लॉय की क्लास जो है वो इस सैलरीड एम्प्लॉय क्लास की एम्प्लॉय की क्लास जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय क्लास की पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो एम्प्लॉय की क्लास है इसको इनहेरिट इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर एक मेथड है गेट सैलरी का मेथड, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। और आपकी सैलरीड एम्प्लॉय ने क्या किया हुआ है, इस गेट सैलरी के मेथड को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफाइन किया है। इसी तरीके से कमीशन एम्प्लॉय है वो भी एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास है और इस कमीशन एम्प्लॉय ने भी गेट सैलरी के मेथड को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या किया हुआ है, इसको डिफाइन किया है या इसको ओवरराइड किया हुआ है। सेम एज द केस विद द आवरली एम्प्लॉय, इसके अंदर भी गेट सैलरी का मेथड है, इसने इसको अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो फर्ज करें मेरे पास एक नहीं बल्कि मेरे पास जो है ना दो या कह सकते हैं कि मोर देन वन मेरे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और उसके अंदर हर एक के अंदर जो है कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पड़े हुए हैं और मेरी ये जो सैलरीड एम्प्लॉय की जो क्लास है
मेरी जो सैलरीड एम्प्लॉय की जो क्लास है वो यूज़ करना चाहती है मेथड्स इन ऑल दोज मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी कि उन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो मेथड्स पढ़े हैं उनको वो यूज़ करना चाहती है और उनको अपने हिसाब से रीडिफाइन करना चाहती है, अपने हिसाब से उसको ओवरराइड करना चाहती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रॉपर्टीज़ में जाऊं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे ना मैं एक नई क्लास अगर ऐड कर लूँ, ठीक है, और इस क्लास का नाम मैं रख दूँ, लेट सपोज इसका नाम है जी माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, और इसको कर देते हैं फिनिश। इसके अंदर जो भी आपके कमेंट्स हैं इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इस क्लास को डिफाइन करता हूँ एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले का। ठीक है, और ये मेथड जो है ये भी फॉर एग्जांपल क्या है, मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ओके जी, तो मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जी जिसका नाम है जिसको मैंने अभी भी डिफाइन किया है, इस क्लास का नाम है माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहाँ पे मेरे पास एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय की क्लास। आपकी ये जो सैलरीड एम्प्लॉय है इसने तो एम्प्लॉय की क्लास को एक्सटेंड कर लिया, और इसके अंदर जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो गेट सैलरी का जो मेथड था जो कि एब्स्ट्रैक्ट था उसको सैलरीड एम्प्लॉय ने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये जो मेरी जो नई क्लास है ये जो मैंने अभी जिसको अभी ऐड किया है ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, और मेरी जो सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास है वो मेरे इस वो मेरे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लाके मूव कर देता हूँ। ठीक है, वो मेरे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इस मेथड डिस्प्ले को डिफाइन भी करना चाहती है। तो मैं अगर यहाँ पे लेट सपोज लिख दूँ कि पब्लिक क्लास सैलरीड एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एम्प्लॉय कॉमा, और आगे मैं अपनी इस माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, उसको भी एक्सटेंड करने की जब कोशिश करूंगा तो कंपाइलर मुझे यहाँ पे एरर देगा। वो एरर बेसिकली सादा सा एरर है, वो ये है कि इट इज़ नॉट अलाउड कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसकी मोर देन वन पेरेंट क्लासेस हों। This is called as multiple inheritance, and multiple inheritance is not allowed in Java. Multiple inheritance is not supported in Java. तो फिर क्या करूं मैं अब यहाँ पे, मुझे तो ये जो एम्प्लॉय की क्लास है मुझे इसका जो गेट सैलरी का मेथड है वो भी डिफाइन करना है, और मुझे ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो ये मेरी जो क्लास है माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि मैंने अभी अभी बनाई है और इसके अंदर ये जो डिस्प्ले का जो मेथड है मैंने तो इसको भी डिफाइन करना है। तो अब इसका क्या हल होगा? तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? इसका सोल्यूशन है इंटरफेस, कि आप बजाय इसके कि यहाँ पे आपने जो यहाँ पे आपने जो एक क्लास डिफाइन की है आप यहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइन कर लें। ठीक है, और इंटरफेस, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या डिफरेंस होती है इसको अभी हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें माई इंटरफेस। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, ये मेथड आप इसी तरीके से रहने दें। और ये सैलरीड एम्प्लॉय है यहाँ पे एक्सटेंड्स, जब आप करते हो किसी क्लास को, जब आप यूज़ कर रहे होते हो आपकी चाइल्ड क्लास जब किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है तो आप यहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपकी ये जो सैलरीड एम्प्लॉय की जो क्लास है उसको इस टाइम पे ये जो आपकी आपने ये जो इंटरफेस जो यहाँ पे जो है डिफाइन किया है जिसका नाम माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है ये इंटरफेस, इट इज़ नॉट अ क्लास। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड लिखा, आपने यहाँ पे इंटरफेस का कीवर्ड लिखा और आपने यहाँ पे अपने इंटरफेस को डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरफेस जो है वो डिफाइंड है। तो अब जब आपकी ये जो क्लास है ये सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास, ठीक है, ये जब किसी और दूसरी क्लास को जब एक्सटेंड कर रही होती है तो हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक एक क्लास आपकी जब किसी इंटरफेस को यूज करना चाहती है ना तो हम उस केस के अंदर फिर एक्सटेंड नहीं कहते हैं उसको। ठीक है, अब हम फिर कहते हैं कि यार आपकी जो क्लास है ना वो किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड लिखेंगे इंस्टेड ऑफ एक्सटेंड्स का कीवर्ड। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी जो क्लास है वो कितने इंटरफेसेस को एट अ टाइम इंप्लीमेंट कर सकती है। आपकी क्लास जो है वो मोर देन वन इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट कर सकती है एट अ टाइम, लेकिन आपकी जो क्लास है उस पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी भी क्लास को जब वो इनहेरिट करेगी तो वो मोर देन वन क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती, मोर देन वन क्लासेस को वो एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास सैलरीड एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा
इम्प्लीमेंट्स और यहाँ पे अपने इंटरफेस का मैं नाम लिख दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इंटरफेस का नाम लिखूंगा तो आपकी क्लास के नीचे एक एरर आना शुरू हो जाएगा। वो एरर ये है बेसिकली कि यार आपकी ये जो क्लास है ना सैलरीड एम्प्लॉय, ये ठीक है एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय के क्लास को, लेकिन ये जो क्लास है ये आपकी माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि बेसिकली क्लास नहीं है, एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर रही है। लिहाजा जो भी क्लास सैलरीड एम्प्लॉय है इस केस के अंदर, जो भी क्लास आपकी किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होती है, तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंटरफेस के अंदर मौजूद जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको डिफाइन कर ले। तो भाई आपकी जो माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं? ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आप इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास के अंदर क्या कर लें, डिफाइन कर लें। ठीक है, तो यहां पे मैं इसके अंदर इसको डिफाइन कर लेता हूं, वॉइड सॉरी पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, बेशक एम्प्टी बॉडी क्यों ना प्रोवाइड करें, लेकिन इसको लाजमी तौर पे आप डिफाइन कर लें इस क्लास के अंदर। तो यहां पे आपका जो एरर होगा, ये एरर आपका इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपकी मोर देन वन इंटरफेसेस हैं, ठीक है, और आप उसके अंदर मौजूद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड लिखें और यहाँ पे अपने पहले इंटरफेस का नाम लिखें, फिर कॉमा लगा के दूसरा इंटरफेस, फिर कॉमा लगा के, यानी कि सेपरेटेड विद कॉमास यू कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस, योर क्लास कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस। अभी हम देखेंगे कि भाई ये जो आपने जो इंटरफेस जो यहाँ पे बनाया है, ठीक है, जस्ट यानी कि लग तो इस तरीके से रहा है कि जैसे एक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस के बीच में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कीवर्ड जो है वो क्लास का गायब हो गया, उसकी जगह पे इंटरफेस आ गया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पहले जो है वो हम क्लास के कीवर्ड से पहले क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड। जैसे एम्प्लॉय के अंदर देख लेना, क्लास के कीवर्ड से पहले एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड, यानी कि ये जो कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड और क्लास का कीवर्ड, ये रिप्लेस कर रहा है किस चीज को, इंटरफेस को। लग कुछ इस तरीके से ही रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को, यानी कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एन इंटरफेस एंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें और डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड प्रिपेयर की हुई है और टेबल की शक्ल के अंदर हम यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे मेनली टोटल देयर आर 8 पॉइंट्स, और यू कैन से के टोटल हमारे पास 8 डिफरेंसेस हैं बिटवीन एन इंटरफेस एंड एन एब्स्ट्रैक्ट। नंबर वन, if we यानी कि एज अ प्रोग्रामर if we don't know anything about the implementation means कि जैसे गेट सैलरी या कैलकुलेट सैलरी का जो मेथड था एम्प्लॉय की क्लास के अंदर, हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोई डिटेल्स पता नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको क्या डिक्लेयर किया हुआ था, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है, तो इफ़ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, just we have the requirement specification, then we should go for the interface। यानी कि इंटरफेस के अंदर आपके जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, यानी कि उनकी जो डेफिनेशन होगी वो उसके अंदर मौजूद नहीं होगी, यानी कि सारे के सारे आपके जो मेथड्स होंगे इंटरफेस के अंदर वो क्या होंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। ठीक है, वो इनकम्प्लीट होंगे, इनकम्प्लीट इन अ सेंस के उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है ना वो उसके अंदर आपने नहीं लिखनी होगी। ठीक है, और जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उन तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को जो कि आपके इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है, वो क्लास उसकी इसको क्या कर ले, इंटरफेस के जो मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट, उनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। फिर talking about the abstract classes, तो if we are talking about the implementation but not completely, यानी कि हमें कुछ methods की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है और कुछ मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता। ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ द एम्प्लॉय क्लास, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो हम फिर क्या करेंगे, अपने तमाम के तमाम मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक इंटरफेस डिफाइन करेंगे रादर देन डिफाइनिंग अ क्लास। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके पास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को जो है वो कॉन्क्रीट मेथड्स कहा जाता है। तो इन इन इन
in an abstract class you can have concrete methods and एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बोथ। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के बारे में आपको कुछ कुछ आइडिया नहीं होता, जैसे एम्प्लॉय क्लास के अंदर सैलरी का मेथड था, गेट सैलरी का मेथड था, वो इनकम्प्लीट था, इसलिए आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ था। और उसमें टू स्ट्रिंग का मेथड भी मौजूद था, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर, तो उसको आपने जो है वो डिफाइन किया हुआ था एंड दैट वाज अ कॉन्क्रीट मेथड। सेकंड है कि इनसाइड द इंटरफेस एवरी मेथड इज ऑलवेज पब्लिक, इट इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट। यानी कि हम जब इंटरफेस के अंदर जब अपने मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, इंटरफेस के अंदर ये याद रख लें कि इंटरफेस के अंदर मेथड्स की डेफिनेशन नहीं होती है, आप उसको इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते हो। तो जब भी हम कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा और वो मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा, चाहे आप उसके साथ पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाते हो या नहीं लगाते। अगर आपने इंटरफेस डिफाइन करना है और उस इंटरफेस को के अंदर जो मौजूद जो मेथड्स होंगे, तो वो मेथड्स आपके बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इनसाइड एन इंटरफेस एवरी मेथड इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट। वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट का मतलब ये है कि हम चाहे उसके साथ पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखें या ना लिखें, वो उसको कंसिडर करेगा एज पब्लिक मेथड्स एंड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। हेंस इंटरफेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि इसके अंदर प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर तमाम के तमाम उसके जो मेथड्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, तो एवरी मेथड विच इज प्रेजेंट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास नीड नॉट बी पब्लिक। यानी कि जरूरी नहीं है कि उसके एब्स्ट्रैक्ट जो आपकी क्लास है उसके अंदर तमाम के तमाम मेथड्स जो है ना वो पब्लिक हो, उसको आप प्राइवेट मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड और दूसरा ये कि एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जरूरी तो नहीं है कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे आपके जो मेथड्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उसके अंदर कॉन्क्रीट मेथड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने एम्प्लॉय की क्लास हमने बनाई, तो उसमें एक मेथड हमने गेट सैलरी का जो बनाया था वो एब्स्ट्रैक्ट था, और उसके अंदर जो टू स्ट्रिंग का मेथड हमने बनाया था वो कॉन्क्रीट मेथड था, वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि जिनको कॉन्क्रीट मेथड्स कहते हैं वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास वही होती है जिसके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम से कम एक मेथड उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसमें लेट्स सपोज 5 मेथड्स हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, उसमें से अगर एक मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो बाकी के 4 आपके कॉन्क्रीट मेथड्स हो सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम इंटरफेस की बात करें तो थर्ड पॉइंट में कि वी कैन नॉट डिक्लेयर इंटरफेस मेथड्स विद द फॉलोइंग मॉडिफायर्स। यानी कि भाई अभी सेकंड पॉइंट के अंदर हमने बात कर ली है कि आपके जो मेथड्स होंगे वो हर सूरत में पब्लिक होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपके मेथड्स जो हैं वो प्राइवेट नहीं हो सकते, इन 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 द केस ऑफ इंटरफेस प्राइवेट नहीं हो सकते और प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते, ठीक है, इंटरफेस के अंदर। और आपके मेथड्स जो है वो फाइनल नहीं हो सकते, आपके मेथड्स जो है वो स्टैटिक नहीं हो सकते, आपके मेथड्स जो है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो सकते। ये सिंक्रोनाइज का जो कीवर्ड है ये हम पढ़ेंगे जब हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे इसका मल्टी थ्रेडिंग का, ठीक है। तो वहाँ पे सिंक्रोनाइज का कीवर्ड हम देखेंगे। आपके मेथड्स जो होते हैं कुछ आप उनको डिफाइन करते हो एज ए सिंक्रोनाइज मेथड्स, ठीक है। इसी तरीके से नेटिव आपके मेथड्स हैं और स्ट्रिक्ट एफपी आपके जो है कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर भाई आपके मेथड्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं भी लिखते तो तब भी आपके मेथड्स जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा किसी किस्म का कोई मॉडिफायर उसका यानी कि प्राइवेट नहीं हो सकता, प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, आपका मेथड जो है वो फाइनल नहीं हो सकता, स्टैटिक नहीं हो सकता, सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता, नेटिव और स्ट्रिक्ट एफपी नहीं हो सकता। जबकि इन द केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यहाँ पे लिखा है कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड मॉडिफायर्स, कि आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो मेथड्स है ना वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, फाइनल, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज, नेटिव, स्ट्रिक्ट एफपी, इस पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज फार एज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स as far as the methods of the abstract class is concerned। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि every variable present inside the interface is always public, it is always static and it is always final whether we are declaring or not। यानी कि हमने अगर कोई लेट सपोज इंटरफेस के अंदर
हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हमने अगर उसके साथ ना ये पब्लिक का कीवर्ड, स्टैटिक का कीवर्ड और फाइनल का कीवर्ड अगर नहीं लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिडर्ड एज, बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक, इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टैटिक एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। पब्लिक पब्लिक आपके जो डेटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्लास की बॉडी से बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड उसको जो है वो एक्सेस कर सकती है, ठीक है। और जो फाइनल है, फाइनल का मतलब कि उसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती। वो हमने इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो फाइनल का कीवर्ड डिस्कस किया था उसका यही कॉन्सेप्ट है। बाकी स्टैटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो हम फिर आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसको। और मेनली स्टैटिक आपके जो डेटा मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक आपके जो वेरिएबल्स होते हैं क्लास के अंदर, अगर लेट सपोज आपने कोई स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप उस स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर डिस्कशन करेंगे। बहरहाल, एज फार एज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंसर्न, द वेरिएबल्स प्रेजेंट इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास नीड नॉट बी पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे वो हर सूरत में पब्लिक ही होने चाहिए या स्टैटिक ही होने चाहिए या फाइनल ही होने चाहिए। यानी कि उसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं और उसके अंदर नॉन फाइनल डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन एज फार एज द वेरिएबल्स इज कंसर्न, कि इंटरफेस के जो वेरिएबल्स होंगे वो हर सूरत में पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होंगे, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर we cannot declare interface variables with the following modifiers। हम अपने इंटरफेस के जो वेरिएबल्स हैं उनको इन पर्टिकुलर मॉडिफायर्स, यानी कि ये बेसिकली जो आपका पॉइंट नंबर 4 है ये उसी की ही एक एक्सटेंशन है, कि यहाँ पे कह रहा है कि यार आपका जो वेरिएबल है ना इंटरफेस का, पॉइंट नंबर 4 के अंदर, कि वो पब्लिक ही होगा हर सूरत में। यानी कि वो प्राइवेट नहीं हो सकता, वो प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, वो ट्रांजिएंट नहीं हो सकता, वो वॉलेटाइल नहीं हो सकता। ट्रांजिएंट और वॉलेटाइल जो है ये फिर हम देखेंगे अगर हमें मौका मिला इस कोर्स के अंदर, तो इन मॉडिफायर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो यूज आपके जो एक्सेस मॉडिफायर्स या स्पेसिफायर्स जिनको कहते हैं, जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं, वो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और इनहेरिटेंस के अंदर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वेरिएबल मॉडिफायर्स, के आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जिनको वेरिएबल के मॉडिफायर्स भी कहा जाता है, तो उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि पब्लिक भी हो सकते हैं आपके कुछ वेरिएबल्स, प्राइवेट भी हो सकते हैं आपके कुछ वेरिएबल्स, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर इंटरफेस वेरिएबल्स it is compulsory that we should perform initialization at the time of declaration, otherwise we will get compilation error। आपके इंटरफेस के जो वेरिएबल्स है ना, ये कंपलसरी है कि जब भी हम इंटरफेस के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो ये हमारे लिए कंपलसरी है कि हम उन वेरिएबल्स को वहीं पर ही उसी वक्त एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उनको इनिशियलाइज भी कर लेंगे, वरना क्या होगा कि कंपाइलर आपको जो है वो एरर देगा। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वेरिएबल्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यानी कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेयर करते वक्त उनको इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं है। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर नहीं भी करेंगे तो किसी किस्म की कोई कंपाइलेशन एरर या कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। फिर सातवां पॉइंट ये कह रहा है कि inside the interface we cannot declare instance and static blocks of code, otherwise we will get compile error। बेसिकली हमारे पास जो है एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको इंस्टेंस कहा जाता है और जिसको स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है, ठीक है। मौका मिला तो इसको भी फिर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये सिर्फ समझ लें कि जो इंटरफेस हम जब डिफाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ कोड और स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे अगर मौका मिला, मुझे अगर टाइम मिला तो हम इस इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर भी बात करेंगे। ये जस्ट बिल्कुल ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे कि आप लेट्स सपोज आप जब अपना मेन फंक्शन लिखते हो तो मेन फंक्शन भी तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इसी तरीके से
आप जब कोई लूप है आपकी, लेट सपोज फॉर लूप है और उसके अंदर आप जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो फॉर लूप को आप जो है वो क्लोजिंग और स्टार्टिंग ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर आप क्या कर लेते हो, इनक्लोज कर लेते हो अपनी स्टेटमेंट्स को, तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। इसी तरीके से इंस्टेंस और स्टैटिक ये भी एक आपके पास प्रोग्राम के अंदर एक स्पेशल किस्म का ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच डज नॉट एग्जिस्ट। आप उसको इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंटरफेस के अंदर इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ कोड और स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड नहीं आ सकता। अगर आपने इसके अंदर शामिल किया, इसके अंदर अगर आपने लिखा ये इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ कोड और स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड, तो फिर अदर क्या होगा, आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर आएगा। जबकि एज फार एज दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंसर्न, वी कैन डिक्लेयर इंस्टेंस एंड स्टैटिक ब्लॉक्स। हम अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है वो इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आठवां और लास्ट पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि इनसाइड द इंटरफेस वी कैन नॉट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर्स। हम इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स नहीं डिक्लेयर कर सकते या कंस्ट्रक्टर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते। सिंपल, ठीक है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर्स नहीं डिफाइन कर सकते तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फिर इंटरफेस के फिर ऑब्जेक्ट्स भी नहीं बना सकते। हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरी केस में एज फार एज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंसर्न, कि inside the abstract class we can declare constructors which will be executed at the time of child object creation। ये भी बात याद रख लें कि abstract class जो है पॉइंट, ठीक है, कि abstract class जो है उसका तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। अब उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने देखा इस प्रोग्राम के अंदर भी, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी और प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, जब हमने एम्प्लॉय क्लास का जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, जब हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की तो कंपाइलर ने एरर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है वो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर आप उसमें नहीं लिख सकते। हमने इवन एम्प्लॉय की जो क्लास हमने जो बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वी कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं विच विल बी एक्सिक्यूटेड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो चाइल्ड क्लास होगी, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर आपके जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो चलेगा। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चूंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चूंकि ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली अपने कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और आपने इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में जो डिफरेंसेस थी, जो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस थी, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आई होप कि ये डिफरेंसेस जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हुए होंगे। और इस उम्मीद के साथ भी कि इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, आप उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कॉन्सेप्ट्स, और हम देखेंगे कि जावा के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो किस किस किन किन मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।